दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है जो जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा। एचपीपीएससी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे थे और एक लिंक हमने ओपन करने के बाद ये नोटिस हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, ये प्रेस नोटिस है दोस्तों। और आपका सिलेबस से संबंधित यहाँ पे हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आपका सिलेबस चेंज हो गया है पीजीटी का, यानी कि स्कूल लेक्चरर का जो अभी 585 पोस्ट आप यहाँ पे देख रही हैं दोस्तों। ठीक है, इन पे अभी एचपीपीएससी ने भर्ती जो वो निकाली थी। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, पहले किस तरह से पेपर होता था, अब किस तरह से पेपर होगा, इस पे हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। अब आपका 2 पेपर होंगे, ये पहले भी एचपीपीएससी ने बात की थी, परंतु उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द ही आपका सिलेबस जो वो साइट पे डाल देंगे। और कल ही, ठीक है, 6/1/2024 को, ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने निकाली है। ठीक है, और इसमें सिलेबस से संबंधित सारी प्रक्रिया और कौन कौन से किस तरह से प्रश्न होंगे आपके, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, ये सब बातें यहाँ पे कह दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और भी मैं आपको कहा दूं। ठीक है, सिलेबस पे डिस्कशन करने से पहले पहले पेपर की डिस्कशन करने के बाद दूसरे पेपर की डिस्कशन करने के बाद उसमें क्या क्या है, और दूसरी बात ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पीजीटी की तैयारियां करवाने के लिए तत्पर हूँ। पहले भी मैंने आपसे कहा था। ठीक है, और अब से मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस बहुत अच्छा लगा है मुझे। ठीक है, और पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री होने वाला है, बस आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है दोस्तों। और कुछ एक वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिस सेट भी बनेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक एक टॉपिक पे और बहुत बारीकी से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है इस सिलेबस के लिए। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले पेपर जो आपका प्री जिसको हम कहेंगे, ठीक है, उस पर भी बातचीत हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कल आपका सिलेबस जो है दोस्तों चेंज से संबंधित यूपीए सॉरी एचपीपीएससी ने अपनी साइट पे डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए हम पहले पेपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पेपर है और ये आपके दूसरे पेपर से संबंधित यहाँ पे बातचीत हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके पहले पेपर में भी। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ही होंगे। ठीक है, अब प्रश्नों की बात कर लेंगे कितने पेपर होंगे। और यहाँ पे एक बात, पहले पेपर की अगर बात की जाए तो ये पहले जो पेपर के नंबर होंगे वो आपके दूसरे पेपर के साथ नहीं जुड़ेंगे। आपको 35% मार्क्स यहाँ पे लेने कंपलसरी होंगे। ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स लेने कंपलसरी होंगे, आपको 35% मार्क्स लेने कंपलसरी होंगे। उसके बाद आपका दूसरा पेपर चेक होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं पहले पेपर की हम नंबर ऑफ क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों पहले पेपर में, और सेकंड पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो पहला पेपर है, ठीक है, उसके 100 मार्क्स होंगे, यानी कि आपका एक प्रश्न जो वो 2 अंकों का होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो 100 अंकों का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के सिर्फ आपको एक ही मार्क्स यहाँ पे मिलेगा दूसरे पेपर में। ठीक है, और यही आपकी मेरिट निर्धारित करेगा ये जो पेपर है। ठीक है, पहला पेपर जो दोस्तों ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 35% नंबर तो यहाँ पे लेने ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम की बात की गई है, पहले पेपर के लिए आपको 1 आवर दिया गया है। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए 2 आवर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया नहीं गया कि आपके पेपर जो हैं ये दोनों साथ साथ होंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पेपर आपके साथ साथ ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम यानी कि मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे और क्या होगा इसका। ठीक है, ये पेपर दोस्तों आपका ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ओएमआर आंसर शीट पे होगा पेपर। ठीक है, आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए जाएंगे, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे जो वो चुनना होगा। करेक्ट आंसर जब आप चुन लेंगे उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, यानी कि आपके अगर, ठीक है, अगर आपके 4 प्रश्न लगातार, यानी कि 4 प्रश्न लगातार या कुछ भी कह सकते हैं, 4 प्रश्न आपका अगर आपके गलत होते हैं तो उसमें से आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 4 तो पहले ही कट गए आपके। ठीक है, उनमें भी जितने आपके ठीक है उनमें से 1 नंबर भी कट जाएगा आपका अलग से। ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 4 एक ये मान के चलिए, आपकी 4 गलत करने पर एक आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस पे बातचीत कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। दोस्तों आप पहले बात कर ली है कि पहले पेपर का सिलेबस क्या होने वाला था। ठीक है, इस पे यूपी सॉरी एचपीपीएससी ने, ठीक है, यूपीएससी की बात कर जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो एचपीपीएससी ने पहले पेपर का जो सिलेबस वो पहले ही साइट पे डाल दिया गया है। ठीक है, अगर उसको भी मुझे बताना हो तो मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पहला पेपर है बेसिकली बात की जाए, जो पहले डाला तो उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है परंतु ऐसे बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों आपका जनरल हिंदी होगी, जनरल इंग्लिश होगी आपकी, ठीक है। आपके हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपके जो वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से प्रश्न बनेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर को भी आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ें होंगी पहले पेपर में आपकी सिर्फ, ठीक है। और दूसरे पेपर की यहाँ पे हमने बातचीत कर ली कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब दूसरे पेपर पे हम आपका हिंदी के पेपर पे बात करते हैं कि आपके जो वो बीएड पोर्शन से किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। उस पर हम बातचीत करते हैं। तो एक थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोकता हूँ। दोस्तों हम आ गए अपने हिंदी के पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी का आपका पेपर होगा बेसिकली ये दो पार्टों में जो वो विभाजित होगा, ठीक है। दो भागों में विभाजित होगा। इसमें पार्ट एक जो यानी कि आपका हिंदी है, ठीक है, उसके आपको 80 मार्क्स होंगे, 80 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद बीएड का पोर्शन होगा पार्ट टू, जो हम नीचे बातचीत जिस पे करते हैं, ठीक है, वो 20 नंबर का होगा, आपके 100 नंबर हो जाएंगे। और जो बीएड का पोर्शन है दोस्तों ये आपका जुड़ेगा, इसमें आपकी मेरिट के लिए जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या आगे सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, आपके जो प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये बताया गया जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी के साहित्य का इतिहास, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू इन हिंदी क्लास 3, ठीक है। ये क्लास 3 के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दिस पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ आपके 100 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। पहले भी हमने बातचीत कर ली। द ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, सेल्फ कवर फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। ये हैं आपके टॉपिक जो हम जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, ये बताए जा रहे हैं। तो पहले पार्ट की हमने बातचीत कर ली कि पहला जो पार्ट होगा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। उसमें 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, 80 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद बी जो पार्ट होगा वो आपका बीएड से रिलेटेड होगा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड इत्यादि होगा, जिस पे हम आगे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो पहली यूनिट लगी है सब्जेक्ट की, ठीक है, पहली यूनिट क्या है दोस्तों आपकी, पहली यूनिट है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि इन सारी जो टॉपिकों पे मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है अगर आप नए हो चैनल पे तो, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ठीक है। उसके बाद साहित्य दर्शन और साहित्य इतिहास, ठीक है, इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास की यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि क्या है ये। उसके बाद दोस्तों टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू होती है, पहला इतिहास ग्रंथ कौन था, उसकी पद्धति क्या थी, उसमें कितने कवि थे, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी बातें यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी और इसी से ही आपके 80 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। बेसिकली यहाँ से ज्यादा प्रश्न जो वो आदिकाल से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न होगा दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण आदिकाल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आपको विशेष ध्यान देना इसके संबंध में, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये जो प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है यहाँ पे आपका बेसिकली ये आप मान के चलिए, ठीक है, ये आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पे आ रहा है प्राचीन यानी कि आदिकाल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेगी। और आदिकाल से भी पीछे जैसे हम 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं दोस्तों, ठीक है, 1000 ईस्वी से आरंभ मानते, तो उससे पहले जब अपभ्रंश की रचनाएं हो रही थी, किस तरह से हिंदी का विकास होता, तो वहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा होगी, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हो गया। उसके बाद ये पहला टॉपिक तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, ये जो हमारा पहला टॉपिक था, ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल पे हम आ गए हैं बेसिकली अब, ठीक है। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, पूछा जा सकता है। आदिकालीन से दौरान साहित्य प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। रासो काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाएं, ठीक है, रासो काव्य से प्रश्न बनेगा। और पृथ्वीराय रासो तो बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है, पृथ्वीराय रासो से बहुत प्रश्न बनते हैं और मैं ये आपको पूरी पढ़ाऊंगा, ये मैंने पहले भी आपको कह दिया, ठीक है। रासो काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां रचनाएं, हिंदी जैन साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं, अमीर खुसरो की यहाँ पे रचनाएं भी पूछी गई हैं, ठीक है, अमीर खुसरो की हिंदी कविता। उसके बाद देखिए दोस्तों भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल पे हम आ गए हैं, ठीक है। भक्ति काल पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल की प्रचार की पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे भक्ति काल के,
अगला देखिए, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार क्या है। ठीक है, संत काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। ठीक है, सूफी काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। ठीक है, राम काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। ठीक है, कृष्ण काव्य परंपरा प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं उनकी। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल उत्तर मध्य काल की हम बातचीत करने वाले हैं। अब मैं आपको दोस्तों अंत में बताऊं कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए इसके लिए। ठीक है, इस पर भी बातचीत करेंगे हम। रीतिकाल उत्तर मध्य काल, रीतिकाल की युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, रीतिकाल की, रीतिकाल का नामकरण एवं सीमांकन, रीति कवियों का आचार्यत्व। ठीक है, रीति काल के जो कवि थे वो किस तरह से काव्य कर रहे थे, किसके लिए काव्य रच रहे थे वो। ठीक है, तो ये सारी बात चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख काव्य धाराओं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त का प्रवृत्तिगत वैशिष्ट। ठीक है, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, रीतिकाल के प्रमुख रचनाएं एवं कवि। ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल पे बातचीत करेंगे दोस्तों। आधुनिक पद्य साहित्य, आधुनिक काल के सबसे पहले पद्य साहित्य की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो पद्य साहित्य में दोस्तों आधुनिक काल का युगीन परिवेश है। ठीक है, युगीन परिवेश क्या था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की जा रही है। ठीक है, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक है, भारतेंदु और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं कौन कौन सी हैं उनकी, भारतेंदु युग की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। छायावाद, प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। ठीक है, छायावादोत्तर हिंदी कविता, प्रगतिवाद इसमें आ जाएगा, छायावादोत्तर में प्रयोगवाद आ जाएगा, नई कविता आ जाएगा। ठीक है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। समकालीन हिंदी कविता, प्रमुख कवि और प्रवृत्तियां, रचनाएं हैं। ठीक है, उनकी ये सारा बनेगा दोस्तों। उसके बाद आधुनिक गद्य साहित्य में यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास किस तरह से होता है, ये सारी बात, इन सारी चीज़ों पे हमें बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूरे बनेंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। आपको हर एक दिन जो वो घंटे 1.5 घंटे की क्लास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिएगा। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों, साथ साथ ही कि आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे और स्तरीय प्रश्न रखे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका जो पेपर है, आप मान के चलिए कि अप्रैल मई से पहले ये पेपर होने वाला नहीं है। तो मई तक आप मान के चलिए, अप्रैल मई तक आपको उसकी रणनीतियां बनानी है कि किस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल क्या है। ठीक है, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल गद्य साहित्य के अंतर्गत यहाँ पे बातचीत हो रही है उसकी। हिंदी की विविध गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी कहानी का विकास, प्रमुख कहानी आंदोलन, कहानीकार एवं रचनाकार, रचनाएं दोस्तों। ठीक है, जो सिलेबस में लगा है उस पर हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंदोत्तरी हिंदी उपन्यास, समकालीन हिंदी उपन्यास। ठीक है, ये उपन्यासों से टॉपिक बने हैं। अगला देखिए, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। ठीक है, उसके बाद प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख नाट्य कृतियां एवं नाट्यकार कौन से हैं। ठीक है, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, रचनाएं और रचनाकार। ठीक है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक और रचनाएं। ठीक है, स्त्रीवादी आलोचना क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी और इन पे हम बातचीत करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में पूछा गया रेखा चित्र क्या होता है, वहां से प्रश्न बनेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, ये जो जो आपके टॉपिक हैं दोस्तों, इन पे अगर 1 1 घंटे की क्लास ले ली जाए इन पे, तो मैं तो कहूँगा कि ये टॉपिक आपके यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर जाने की पूरी संभावना रहती ही नहीं है। कोई भी संभावना, जरा सी भी संभावना नहीं रहेगी कि यहाँ से कोई प्रश्न आपका बाहर जाए। ठीक है, बस आपको ये है कि आपको चैनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, अगला देखिए, विविध अस्मिता विमर्श। ठीक है, स्त्री विमर्श से पूछे जाएंगे, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श का वैचारिक आधार, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाएं। ठीक है, हिंदी पत्रिकाओं का उद्भव और विकास, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो इन सब टॉपिकों पे दोस्तों हम बातचीत करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। अगली जो आपकी इकाई या यूनिट है वो साहित्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन है। ठीक है, साहित्य लोचन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने के, सबसे पहले दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र के क्या क्या टॉपिक्स हैं इनको देख लेते हैं। काव्य लक्षण, यहाँ से प्रश्न बनेगा। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं उनके काव्य के प्रकार। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। रस संप्रदाय दोस्तों, रस का स्वरूप क्या है, रस निष्पत्ति कैसे होती है, साधारणीकरण क्या होता है, सहृदय की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो रस से संबंधित ये सब बनेगा दोस्तों। रस के लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, 3-4 क्लासेस तो इसकी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको चैनल के साथ जुड़ना है, ठीक है। और हम हर टॉपिक पे बातचीत करेंगे। अगले दोस्तों अलंकार संप्रदाय है, ठीक है। अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं क्या है, अलंकारों का वर्गीकरण एवं प्रमुख सिद्धांतकार, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। और रीति संप्रदाय, रीति की अवधारणा क्या है, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति की अवधारणा, भेद, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद क्या है, ठीक है। क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है दोस्तों, ठीक है, वक्रोक्ति के साथ उसकी तुलना क्यों की जाती है, सबसे पहले किसने की थी, ये आंदोलन क्यों चला, ये विरोधाभास हिंदी में कैसे उत्पन्न हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने कौन से निबंध में ये कहा है कि जो वो अभिव्यंजनावाद जो वो भारतीय वक्रोक्ति का विलायती संस्करण है, ठीक है। तो इस तरह के जो ये कथन थे ये रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ कहे, अपने कौन से भाषण में कहे, उनका कौन सा निबंध है। यहाँ से ये सब चीज़ों पे छोटी छोटी बारीकियों पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है दोस्तों ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय की प्रमुख स्थापनाएं क्या है, ध्वनि का स्वरूप क्या है, ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। उसके बाद औचित्य संप्रदाय दोस्तों, ठीक है, उसकी औचित्य संप्रदाय की औचित्य संप्रदाय जो सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं एवं भेद कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और भारतीय काव्य शास्त्र इतना ही है। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो दोस्तों प्लेटो के काव्य सिद्धांत पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अरस्तु का दोस्तों अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी सिद्धांत है और विरेचन सिद्धांत है, जो कि विशेषता आपकी नेट में भी लगा हुआ है, ठीक है। लॉन्जाइन्स का उदात सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी है दोस्तों। मैथ्यू अर्नोल्ड आलोचना का स्वरूप क्या है, ये यहाँ से पूछा गया है। टी.एस. एलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, ठीक है। तो ये आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र से यहाँ पे इतना सा लगा हुआ है। और इनसे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, बहुत प्रश्न बनेंगे। नेट किस तरह का प्रश्न होने वाला है दोस्तों आपका पीजीटी का, ये आप मान के चलिएगा। आइए रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, आइए रिचर्ड का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धति एवं वैचारिक दर्शन, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, परंतु इन पे बातचीत करनी हमें जरूरी हो जाएगी। मार्क्सवाद क्या है दोस्तों, इसका पूछा जाएगा आपका। मनोविश्लेषणवाद क्या है दोस्तों, अस्तित्ववाद क्या है दोस्तों, शैली विज्ञान क्या, नई समीक्षा क्या है, संरचनावाद क्या, उत्तरा संरचनावाद क्या, देरीता की विडंबना की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी यूनिट भी यहाँ पे खत्म हो रही है। अब तीसरी यूनिट है दोस्तों हिंदी भाषा और उसका विकास है, ठीक है। हिंदी भाषा और उसका विकास, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। आप किस तरह से उसको जो वो वर्गीकृत करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, कि किस तरह से आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आई, आधुनिक आर्य भाषाएं, किस तरह से हिंदी का विकास जो वो होता है वर्तमान तक, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। अब हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे वर्गीकृत हो गई हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, सौरसैनी, मागधी और अपभ्रंश। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत इन्होंने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की चर्चा नहीं की है, परंतु यहाँ पे वो आ जाएंगी, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्रश्न बना है तो वो आ जाएंगी। परंतु इन्होंने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से यहाँ पे प्रश्न बना दिए कि पाली, प्राकृत, सौरसैनी, मागधी, अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण क्या है, ठीक है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। मुख्यतः ये तीन ही बोली दोस्तों मध्यकाल में साहित्यिक भाषाएं रही हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ से उनकी अवधि की, ब्रज और खड़ी बोली की विशेषताओं तक प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से है, हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी है और हिंदुस्तानी, इनके संबंध में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो इन पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है दोस्तों, भाषा विज्ञान से भी यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था क्या है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, ठीक है। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। दोस्तों नेट का ही सिलेबस यहाँ पे आप मान के चलिए कि उठा लिया गया। हिंदी की रूप रचना क्या है, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना क्या है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा क्या होती हैं, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, इन सारी चीज़ों से प्रश्न बनेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, ठीक है। तो इन एक एक टॉपिक्स पे बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपसे कह दिया कि मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न जो है वो इकाई चौथी है, हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित प्रमुख रचनाएं। अब आपको एक रचना भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
तो सबसे पहला जो पार्ट बनाया गया आपका भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य, ठीक है, रीतिकालीन हिंदी काव्य। यहाँ पे कबीर ग्रंथावली, संपादक कौन इसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद संख्या 108 से 209 तक यहाँ पे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जायसी ग्रंथावली, संपादक कौन इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानसरोवरक खंड एवं नागमती वियोग खंड, ठीक है, 2 खंड यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद दोस्तों तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत सार, संपादक कौन है इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद संख्या 21 से 70 तक पूछे जाएंगे। मीराबाई पदावली, संपादक कौन है इसके, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये नेट का सिलेबस ही उठा लिया गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। पद संख्या 1 से 20 तक, ठीक है। उसके बाद बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। पद संख्या 1 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ मिश्र। दोस्तों कवित्त संख्या 1 से 30 तक पूछे जाएंगे। उसके बाद आधुनिक काव्य की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा आनंद सर्ग, 2 ही सर्ग है दोस्तों, श्रद्धा और आनंद, ठीक है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सुमित्रानंदन पंत की दोस्तों परिवर्तन और नौका विहार कविताएं। महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, एक कविता ये। मैं बीन भी हूँ, ठीक है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये प्रश्न अभी नेट में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ठीक है, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। फिर बिकल हैं प्राण, ठीक है, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, ठीक है। आगे देखिए, जो तुम आ जाते एक बार। तो ये दोस्तों महादेवी वर्मा की कविताएं। रामधारी दिनकर का दोस्तों उर्वशी का तृतीयांक लगा हुआ है। नागार्जुन की कविता दोस्तों अकाल और उसके बाद दोस्तों, ठीक है। शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ दोस्तों, नेट का सिलेबस ही एक तरह से यहाँ पे उठा के रख दिया गया है, ठीक है। आगे का दोस्तों कलगी बाजरे की असाध्य बीना, ये दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर, मुक्ति वो दोस्तों अंधेरे में और ब्रह्म राक्ष कविताएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की दोस्तों सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। धूमिल की दोस्तों काल दर्शन रोटी और संसद मोचीराम, ये कविताएं लगी हुई हैं। आधुनिक गद्य साहित्य की भी यहाँ पे रचनाएं लगी हुई हैं अलग से। उपन्यासों से सबसे पहले दोस्तों प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल से आगे का शेखर की जीवनी भाग 1 लगाए। दोस्तों आपको ये रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह से प्रश्न बनेगा। आप मान के चलिए कि इस बार जो पीजीटी का स्तर होने वाला है वो नेट के स्तर का तक ये प्रश्न जाएगा, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है। भीष्म सहानी का तामस उपन्यास लगा है, मनु भंडारी का आपका बंटी लगा हुआ है, ठीक है। कहानियों में दोस्तों माधवराव सप्रे की दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी लगी है। प्रेमचंद की ईदगाह लगी है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। जनेन्द्र कुमार की पत्नी आगे की रोज यानी कि गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है। उषा प्रेमवदा की वापसी। निर्मल वर्मा की परिंदे। फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम। अमरकांत की जिंदगी और जोंक ज्ञान रंजन की पिता, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कहानियां और मार्मिक कहानियां ये। नाटकों में देखिए दोस्तों अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद कृत। चंद्रगुप्त नाटक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लक्ष्मी नारायण लाल का एक सत्य, हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। अगला देखिए निबंध एवं गद्य विधाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो सकती है। बालकृष्ण भट्ट का दोस्तों सिम शंभू के चिट्ठे। अगला देखिए दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, इनका ये बहुत बड़ा निबंध है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का घीशा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा जो कि शरचंद्र के जीवन पर आधारित है, जो कि आपके नेट के सिलेबस में भी है। तो ये तो हो गया आपका नेट का सिलेबस। यहाँ से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इनमें से 70-75 तो करने ही चाहिए, ठीक है, जब मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करने होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 आपका बीएड पोर्शन है दोस्तों, 20 मार्क्स के ये होंगे। तो इसके लिए आपने बीएड की होगी तो आपको ये पता भी होगा, ठीक है। परंतु उसके लिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कोई पुस्तक लेना चाहो तो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट सबसे पहले देखो दोस्तों, पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। एक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है, एक्वायरिंग प्रोसेस। उसके बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या था, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अप्रोच ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे, ये आपके टॉपिक लगे हुए हैं। कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स एंड लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आपको किस तरह से यहाँ पे बनाने हैं प्रश्न, ये आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बातचीत करूं अगर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, तो आपके ये हिंदी में ही पूछा जाएगा आपसे, ना कि इंग्लिश में। हो सकता कि हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी वहाँ पे दूसरी तरफ दिया हो, इंग्लिश में भी बना हो प्रश्न वो, ठीक है। तो ये हो सकता है, आप ये मान के चलिए कि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। परंतु जो दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही हो, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये आईसीटी के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पेडागोजी से बनेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, मॉडल ऑफ टीचिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट टाइम्सन, ठीक है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूरे बनने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेंगे, ठीक है। स्वयं एंड मूक्स के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, स्वयं एंड मूक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या योजनाएं थी सरकार की, कब लागू हुई, इसके संबंध में सारी चीज़ें की पूछा जा सकता है कि कब लागू हुई थी, ठीक है। और इनसे कितने लाभार्थी हुए हैं, ठीक है, किनको लाभ मिल रहा है या मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे आपका नॉलेज को परखेंगे वो, ठीक है, कि आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, ठीक है। आपकी यहाँ पे सोचने समझने की क्षमता क्या है, आपका यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी की अगर बात की जाए तो कितनी यूनिट है दोस्तों, 4 ही यूनिट हैं दोस्तों आपकी। कितनी यूनिटें हैं हिंदी की, 4 यूनिटें, और 5वीं यूनिट आपकी बीएड का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपको 100 में से कम 95 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन तो ठीक करने, 90 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही हैं। तो इस तरह से आप खुद की रणनीति बनाइए, तभी आपके इतने प्रश्न ठीक होंगे। बाकी मैंने जो आपसे कहा है कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको ये 4 की 4 यूनिटें जो वो बोर्ड पे एक एक करके पढ़ाऊँगा। अप्रैल तक बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और साथ में आपको मैंने और भी कहा कि प्रैक्टिस सेट भी आपको पूरी तरह से करवाई जाएंगी दोस्तों, और वो होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।